हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के अगले टॉपिक में हम बढ़ते हैं। पिछले क्लास तक हमने क्या चीज़ को पढ़ा था? एम्पियर सर्किट लॉ, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब टॉपिक के ऊपर स्टडी करते हुए आ रहे थे। अब का जो क्लास है, आज का जो क्लास है, वो क्लास हम लोग का मेनली किस चीज़ के लिए है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। EMI इसको शॉर्ट नेम से जाना जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके बारे में मूल रूप से जो बात किसने बताया था वो थे फैराडे। फैराडे का कथन था किस चीज के बारे को लेकर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर। अर्थात मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होना मतलब कि उत्पन्न होना, पैदा होना। मैग्नेटिज्म का एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? डेवलप करता है। तो इस बात को फैराडे ने कैसे सोचा? फैराडे ने इसको इस तरीके से सोचा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कन्वर्सन जो प्रिंसिपल होता है, उसके आधार पर इस बात को लिया कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है तो इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। ऊर्जा जो है दूसरे रूप से पहले रूप में भी क्या हो सकती है? रूपांतरित हो सकती है। फैराडे का कथन उस चीज का द्योतक था, उस चीज को बताने का काम कर रहा था कि ओरेस्टेड ने क्या बात बताया था? ओरेस्टेड का कथन था कि इलेक्ट्रिसिटी से जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम किस चीज के ऊपर बात करते थे? मैग्नेटिज्म के ऊपर हम बात कर रहे थे। अर्थात जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उस फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट से हम किस चीज को उत्पन्न कर सकते हैं? मैग्नेटिज्म या चुंबकीय क्षेत्र हम पैदा करते हैं। तो इसी का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। इसे किसने बताया? इसके बारे में बताने का काम किया था फैराडे ने। तो फैराडे का जो कथन था वो था कि मैग्नेटिज्म के कारण, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के कारण हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं जी? इलेक्ट्रिसिटी भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात को बताया। तो इसको हमेशा ध्यान रखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म के बारे में खोज की या एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ओरेस्टेड ने। मगर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इसके बारे में किसने बात किया? फैराडे ने। तो फैराडे ने जिस पद्धति के तहत मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने की बात कही थी, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर उस चर्चा से पहले हमें एक महत्वपूर्ण चीज को जानने की आवश्यकता है, और वो महत्वपूर्ण चीज है हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए फ्लक्स क्या होता है। मैंने यहां क्या कर दिया? एक चुंबक रख दिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हुआ। अब इस चुंबक से बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो यहां से बहुत सारे इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहे हैं? इस तरीके से यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रहे हैं। ये जितनी भी रेखाएं मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये सब के सब, ये जितने भी रेड कलर के जो लाइंस हैं, वो जितने भी लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब क्या हैं? ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। और इनके बारे में और डिटेल जब हम नेचुरल मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो क्लियर करेंगे इन सब बातों को। ये जैसे एक दंड चुंबक है, और इस दंड चुंबक में हमने ये देखा कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हैं, और वो कहां आकर एंट्री कर रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव पर एंट्री किए। तो ये जितने भी चुंबकीय ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र का जो बंच होगा या उन चुंबकीय क्षेत्र का जो झुंड होगा, उस झुंड को ही या उस बंच को ही किस नाम से जाना जाता है? फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम इसको सामान्य शब्दावली में ऐसे ही समझे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो बंच होते हैं, बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। या अब इसको ऐसे भी बताया जा सकता है कि एक छोटा सा ऐसे हमने क्या ले लिया? एक ऐसा प्लेन ले लिया, ये ऐसा प्लेन मतलब एक समतल सतह ले लिया, और इस समतल सतह से ये चुंबकीय रेखाएं इसको पार करके जा रही हैं।
इस प्रकार से कि ये हमारे पास कोई समतल क्या है, ये रेखाएं हैं और इस समतल रेखा से जैसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल के जा रही है। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से इस प्रकार से बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, इसको क्रॉस करके इस बिंदु से इस प्रकार से ये क्या हो रहे हैं, ऐसे ये क्रॉस होकर जा रहे हैं। ये अर्थात ये हम लोगों का एक प्लेन हुआ, एक पेज है, उस पेज से बहुत सारी चुंबकीय रेखाएं ये क्या हो रही हैं, इसमें से क्रॉस होकर जा रहे हैं। तो अर्थात इनका एक जो झुंड है, ये पूरा का पूरा झुंड उसमें से क्या हुआ, बाहर निकल के जा रहा है। तो ये एक चुंबकीय रेखा है, ये दूसरी चुंबकीय रेखा, ये तीसरी, ये चौथी, इन सब का जो सम्मिलित रूप होगा एक साथ, उसी एक साथ रूप को ही किस नाम से जाना जाता है, फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी एरिया से, किसी समतल क्षेत्र से पार होने वाली या पार करके जाने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को या कुल चुंबकीय रेखाओं की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल सी बात थी। इसको प्रैक्टिकली आपको समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली आप झाड़ू से समझ सकते हैं। जैसे झाड़ू अपन ने उठाया, झाड़ू का एक एक स्टिक जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मगर सभी स्टिक को आपस में क्या कर दिया जाता है, बांध के रख दिया जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो बंधा हुआ जो हिस्सा है वो फ्लक्स कहलाया और उसका एक एक जो स्टिक है वो क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको भी लर्न करके देखते हैं कि एक एक जो लाइन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहलाते हैं, मगर इसी को जब हम क्या करते हैं, बंच बना लेते हैं, एक पूरा एक गुच्छा बना लेते हैं, तो वो पूरा गुच्छा किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फ्लक्स को समझे रहेंगे तब जाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर चर्चा कर पाएंगे या बात कर पाएंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये जो सिग्नेचर साइन है फाई, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो देखिए जो बी होता है ये क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इकाई क्षेत्र से पार होने वाली चुंबकीय बल रेखा होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये इकाई क्षेत्रफल से पार होकर जा रही है। अब मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है आपके पास, ए है। तो इकाई क्षेत्रफल से बी नाम से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होता है, तो इस पूरे क्षेत्रफल से कितने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होकर जाएंगे जी, बी जो है इकाई क्षेत्र से होकर जाता है इनटू जो क्षेत्रफल है ए उससे क्रॉस होकर जा रहा है, इस बात को बताया। ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स कितने के बराबर रहता है, बी डॉट ए दोनों के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के क्या है, बराबर होता है, बी और ए के। तो ये ए जो है क्षेत्रफल की जब आप बात करोगे सामान्यतः तो क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी है, मगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में फ्लक्स की बात करते हैं उस वक्त क्षेत्रफल को सदिश बनाया जाता है। और क्षेत्रफल भी क्या होता है, क्षेत्रफल का भी अपना एक एरिया वेक्टर होता है। और ये एरिया वेक्टर कैसा होता है कि यदि ये हमारे पास में इस प्रकार का कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के बिल्कुल 90 डिग्री पर एक वेक्टर जाता है। ये वेक्टर जो कि इस पर क्या रहता है, बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाता है, तो इस वेक्टर को ही क्या कहा जाता है, एरिया वेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल सदिश कहते हैं इसको। इसलिए फ्लक्स जो रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनटू एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, फ्लक्स मिल गया। इसको यदि आप पूरा ओपन करके नोट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये b इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और ये थीटा क्या चीज है, ये थीटा जो है मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से जा रहा है n,
तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यही एंगल हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर है और इससे इस प्रकार से यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है बी, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, ये क्या हो गया हम लोगों का एंगल थीटा हो गया। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि मान लेते हैं कि ये मेरा हथेली है, ये हाथ को मैंने क्या ले लिया, इस तरीके से एक प्लेन ले लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से इस तरीके से क्रॉस होकर जा रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन से जो एक रेखा इस तरीके से जाएगी और उसको क्या करेगा, उस डायरेक्शन से एंट्री कर रहा है। मान लेते हैं कि ये हथेली है, इस हथेली पर ये एरिया वेक्टर है, ये जो पेन जो दिखाई दे रही है एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर इस तरीके से क्या किया, एंट्री कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा यही एंगल जो है, ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दिस एंगल थीटा। अब ये बी ए क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया, बी ए कॉस थीटा। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जब थीटा का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये सतह है, इस पर ये एरिया वेक्टर हमने क्या किया, लगा कर रखा है। अब इस पर थीटा का वैल्यू 0 होना, थीटा का वैल्यू 0 होने का तात्पर्य है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये एरिया वेक्टर दोनों समान दिशा में होने चाहिए, अर्थात ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये फ्लक्स है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही इसी दिशा में क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है। ये 0 डिग्री हुआ। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रहा है और वो एरिया वेक्टर के साथ बना रहे थे, कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है। ये दो स्थिति को हमें क्या करना है, समझना है। थीटा का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये पैरेलल है किसके, एरिया वेक्टर के। पैरेलल मतलब क्या होता है, समानांतर, अर्थात ये जो बी है ये इसके क्या है, बिल्कुल इस तरीके से समानांतर है। समांतर रहेगा तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, इस रेखा और इस रेखा के बीच में 0 डिग्री बनेगा। और मान लो यदि b का वैल्यू इस तरीके से जाएगा तब इस रेखा और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और इस तरीके से जा रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है हम लोग का, थीटा डिग्री बन रहा है। तो ये जो दो स्थिति है मूल रूप से इस पर अपने को ध्यान रखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एरिया वेक्टर के समानांतर हो या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लंबवत हो किसके, सतह के, ये दोनों का अर्थ एक ही है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस सतह के लंबवत है मगर चुंबकीय क्षेत्र उसके एरिया वेक्टर के क्या है, समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में थीटा का वैल्यू 0 होगा। थीटा का वैल्यू 0 होगा तो फाई का मान कितना मिलेगा अपने को, b इंटू ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 का मतलब 1 होता है, अर्थात ये वैल्यू मिल गया b इंटू ए। और ये जो b इंटू ए वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा फ्लक्स का, मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार इसकी दूसरी अवस्था है कि जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 90 डिग्री होगा। तो जस्ट अपोजिट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, एरिया वेक्टर के, या हम ऐसे कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पैरेलल होगा किसके, सतह के। पैरेलल अर्थात समानांतर। तो इस स्थिति में फाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, b इंटू ए इंटू कॉस 90, अर्थात टोटल वैल्यू क्या हो गया, 0। और ये वैल्यू यदि 0 मिल रहा है अपने को तो इसको हम कौन सा वैल्यू कहेंगे, मिनिमम वैल्यू के नाम से जानेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे डिसाइड किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी सतह को क्रॉस कर रहा है तो किस तरीके से क्रॉस कर रहा है, क्या वह उस सतह के लंबवत है या क्या वह उस सतह के समानांतर है। जब चुंबकीय क्षेत्र सतह के लंबवत होगा तो फ्लक्स का मान जो रहेगा वो अधिकतम होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र सतह के समानांतर है तो उस स्थिति में फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, अर्थात न्यूनतम होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान जब अधिकतम होगा उस स्थिति में एक एरिया से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस चीज की हम बात करेंगे। तो ये तो फ्लक्स के बारे में हुआ। फ्लक्स की इकाई क्या होती है, जब हम फ्लक्स की यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट, तो इसका यूनिट जो रहता है वो है वेबर, WEBER। आप लोगों को सब इकाई को ध्यान रखना है। जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और वेबर जो रहता है वो कितने के बराबर रहता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए बी का यूनिट हो गया टेस्ला और ए का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। बी चुंबकीय क्षेत्र है, टेस्ला हुआ, और ए जो है
क्षेत्रफल है तो इसका मीटर स्क्वायर हुआ। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये होता है वेबर। ये जो यूनिट है इस यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? ये हम लोगों का एसआई यूनिट है। कोई डाउट तो नहीं इस पर? अब इसी का सीजीएस यूनिट की हम बात करेंगे। जब इसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा? टेस्ला जो होता है वो गॉस के बराबर होता है। गॉस के बराबर मतलब कितना हो गया? 10⁴ गॉस इनटू मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर होगा। तो ये 100, 1 मीटर को कितने में अपन ने बदल दिया? 100 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया उसका वर्ग। तो ये मिल गया अपने को 10⁴ गॉस इनटू 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये भी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 4 कितना हो जाएगा? 10⁸, और ये हो गया गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चीज पहले टेस्ला मीटर स्क्वायर था एसआई सिस्टम में, वो सीजीएस सिस्टम में गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मगर उसके साथ में एक चीज ऐड हो गया, एक मल्टीप्लाई हो गया 10⁸, और ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को मैक्सवेल कहते हैं। तो इसको ये कितना हो गया? 10⁸, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है। तो एक रिलेशनशिप मिल गया अपने को कि एक वेबर कितने के बराबर हो गया हमारे पास में? 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ये इतने को अपने को ध्यान रखना है। वेरी इजी सा पॉइंट था। ये फ्लक्स के बारे में है। अब इस फ्लक्स के बारे में जानकारी हमने ले लिया कि फ्लक्स क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है। दोनों पद्धति में हमने इकाई के बारे में बात कर लिया। फ्लक्स को सामान्य अवस्था में हमने समझ लिया कैसा होता है करके, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, इन बातों को भी देख लिया। तो अब इस फ्लक्स का क्या उपयोग होगा? किस चीज में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बनाने के लिए। तो उसके लिए फैराडे ने क्या किया? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, और एक्सपेरिमेंट समझने के बाद हम फैराडे के लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था, और वह एक्सपेरिमेंट को किस किस तरीके से उसने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के उपरांत कैसा कंक्लूजन निकाला। देखेंगे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में। 2-3 डायग्राम बना रहे हैं। फैराडे ने क्या किया? एक कुंडली लिया इस प्रकार से, नीचे भी वैसे मैं कुंडली क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं। यहां भी हम क्या करते हैं? एक कुंडली ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसे 3 स्थिति में हमने कुंडली लिया, और ये दंड चुंबक की अलग अलग स्थिति हम लेते हैं। ये एक स्थिति है, दूसरी स्थिति ये है, और तीसरी स्थिति ये हुआ। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, और इसी प्रकार से ये नॉर्थ और ये क्या हुआ? साउथ पोल। इसमें इसकी गति इस डायरेक्शन में है, यहां भी इसकी गति इस डायरेक्शन में है, मगर यहां इसकी गति क्या हो गई? वापस के डायरेक्शन पे हमने लिया। इसे कनेक्ट करके एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर डाल दिया गया है, यहां भी कनेक्शन देके एक छोटा गैल्वेनोमीटर डाला गया, और ये इस पॉइंट पे भी एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया। बात को ध्यान से समझना है। अभी गैल्वेनोमीटर पर मैंने नीडल को रिप्रेजेंट नहीं किया है, नीडल को अभी मैंने नहीं बनाया है, समझाते समझाते हम इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल किस प्रकार से है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई दंड चुंबक है। इस दंड चुंबक में एक सेक्शन आपके पास
नॉर्थ का है, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया और ये हमारे पास साउथ का सेक्शन हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से दंड चुंबक को धीरे 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 इस तरीके से अंदर लेकर गए ऐसे, और फिर उसको ऐसे बाहर लेके आए। ये कुंडली है तो कुंडली के बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो गैप होगा तो इस तरीके से हम इसको, ये नॉर्थ पोल को यहां रख के साउथ को यहां रख के ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वे को लेकर चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से दंड चुंबक अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। तो कोई एक प्रोसेस को हम कंप्लीट देखते हैं, और वो एक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा कि ये नॉर्थ, जब मैग्नेट का पोजीशन इस स्थान पर है अर्थात कुंडली से थोड़ा दूर है, फिर मैग्नेट का पोजीशन कुंडली के अंदर कुछ दूर अंदर तक आ चुका है, और यहां वो कुंडली से दूसरे तरफ लगभग निकलने के बाद फिर से उसको क्या करके लाया गया है, बाहर लेके आया गया। तो अब चुंबकीय फ्लक्स का पोजीशन कैसा रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का पोजीशन जो है इस तरीके से इसमें फ्लक्स निकला। जब ये दूसरी अवस्था पर आया तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस तरीके से है, और जब यह वापस आ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरीके से है। देखिए बात को ध्यान देना है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, यहां भी नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मगर साउथ पोल पर फ्लक्स क्या होता है, एंटर करता है। यह फ्लक्स वहीं से है जो नॉर्थ से निकलकर इस पर आ रहा है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेट को अंदर बाहर लेकर आएंगे, ये जितने भी फ्लक्स हैं, ये फ्लक्स इस कॉइल को क्या करते हुए जाएंगे, काटते हुए जा रहे हैं, और फिर से वापस आए काटते हुए, फिर काटते हुए गए, फिर काटते हुए वापस आ रहे हैं। अर्थात फ्लक्स का जो वैल्यू है या फ्लक्स का जो अमाउंट है, वो इस इन कॉइल से जो जुड़े हुए हैं उनके साथ समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये जो फ्लक्स जितने बार जैसे अंदर जा रहा है मैग्नेट जैसे जैसे अंदर गया, ये सभी फ्लक्स के पोजीशन, मतलब ये फील्ड लाइन के पोजीशन चेंज हो रहे हैं। तो ये जो फ्लक्स है पहले इस कॉइल से लिंक हुआ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर वापस आ रहे, तो धीरे धीरे सबको छोड़ते आ रहा है, फिर गया तो वापस इनको कनेक्ट करते हुए जा रहा है। तो जैसे ही इसको हम एक बार तेजी से अंदर लेकर गए, हमें क्या मिला कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल पर सामान्यतः गैल्वेनोमीटर पर जो नीडल होता है ये बिल्कुल इस प्रकार से न्यूट्रल कंडीशन पे रहता है। तो जैसे ही अंदर लेकर गए तो आपने न्यूट्रल पोजीशन से इस दिशा में क्या हुआ, मूवमेंट किया, अर्थात ये कॉइल जो है इस पॉइंट से ऐसे करके घूमा लेकिन वापस आ गया। ये नहीं हुआ कि ऐसे जाकर एक जगह पर स्थिर रह गया, इसकी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे इसको सिर्फ ऐसे अंदर लेकर गए तो क्या हो रहा है, यहां से कॉइल इस तरीके से घुमा, इस जगह पर रुकेगा नहीं, ये वापस अपनी जगह पर मूल स्थान पर फिर से आ गया। और जैसे ही इस मैग्नेट को फिर वापस लेकर आए, तब ये कॉइल जो है दूसरी दिशा में मूवमेंट किया और फिर वापस आ गया अपनी जगह पर। तो आप एक बात को देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब हम लेफ्ट से राइट की ओर लेकर जा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन पे हुआ और वापस अपने पुनः उसी जगह पर आ गया। मगर जैसे ही हम उसको दूसरी तरफ खींच के लाए तब इसका डिफ्लेक्शन फिर से नीचे की तरफ हुआ, मतलब मगर दूसरे डायरेक्शन पर, और फिर वो वापस अपने उसी जगह में आ गया। तो हमें इन दोनों बातों को बहुत ही प्रमुखतया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि जैसे ही हमारे मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो को भी मेज़र करके बता देता है। वैसे तो एमीटर होता है जो कि करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर मेजरमेंट करके बताने वाला डिवाइस है। एमीटर के ही जैसा गैल्वेनोमीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट को, मतलब एकदम न्यूनतम माइक्रो एम्पियर करंट में भी यदि कोई करंट डेवलप होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है, उसके फ्लो को, और ये भी बताता है कि वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को वो क्या कर रहा था, पहले मैग्नेट को, ये जैसे मैग्नेट है
इस मैग्नेट को पहले ये इस तरीके से पकड़ के धीरे से लेकर गया, फिर धीरे से लाया। ये पहला एक्सपेरिमेंट किया उसने। दूसरा उसने क्या किया, मैग्नेट को एक जगह पर रख दिया, कॉइल को इधर लेके आया और कॉइल को दूसरी तरफ लेकर चला गया। यह उसका दूसरा चीज था। इसमें भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो किया गया। तीसरा क्या था, मैग्नेट और कॉइल को दोनों के एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से क्या करते गए, मूवमेंट कराए। इसमें भी मैग्नेटिज्म उत्पन्न हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ। मगर तीसरा जो था, चौथा जो स्टेप था, दोनों को एक साथ एक दिशा में लेकर गए और दोनों को एक साथ दूसरे दिशा में वापस लेकर आए। बस इसी स्थिति में, इसी सिचुएशन पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो उसने क्या क्या देखा, कॉइल को स्थिर रख के मैग्नेट को मूवमेंट किया तो भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मैग्नेट को स्थिर रख के कॉइल को डिफ्लेक्शन किया, कॉइल को मूवमेंट किया तो भी डिफ्लेक्शन बताया। मैग्नेट और कॉइल को एक दूसरे के रिलेटिव मोशन किया, रिलेटिव मतलब सापेक्ष में गति किया, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो बिल्कुल इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। मगर दोनों को एक साथ लेकर गए और दोनों को एक साथ लेकर आए, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन था। दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन था, जितनी तेज गति से आप इसको लेकर जाओगे, जितनी तेज गति से लेकर गए, तेज गति से लेकर आए, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब यह है, इसको धीरे धीरे भी ऐसे ले जा सकते हैं और इसको बहुत तेजी से भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट को कर लेने के बाद फैराडे ने अपना एक ऑब्जर्वेशन निकाला। तो फैराडे का जो ऑब्जर्वेशन था अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर, ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, तो पहले ऑब्जर्वेशन को क्या बोला कि चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होने पर विद्युत वाहक बल अर्थात ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं, उत्पन्न होता है। यह पहला बात था। दूसरा, ई की मात्रा गति पर निर्भर है। गति पर निर्भर है का तात्पर्य है कि जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ही ज्यादा ई क्या होगा, उसमें डेवलप होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताता है कि वहां करंट फ्लो हुआ, और करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। हालांकि उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। ये जो ई है, ये ई को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, ये ई को हम इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स के भी नाम से जानते हैं, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं। ईएमएफ का एक नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहां ईएमएफ का तात्पर्य अलग है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि चुंबक को जब हम आगे पीछे करते हैं तो इस कुंडली के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए, मोशन करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता पड़ी, या वो जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन उस फोर्स के मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करके जाते हैं। तो जब वो मूवमेंट करके जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट कहलाता है। तो आप लोग को शायद कारण भी ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्यों चुंबक को एक जगह दूसरे जगह पर हम लेकर जाते हैं तो उनमें मूवमेंट होता है, क्योंकि वहां वो जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में क्या कर देता है, एक फोर्स डेवलप कर देता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन में भी क्या रहता है, अपना थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रहता है, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, टकराव होता है, और उस टकराव के फलस्वरूप ही इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे जगह मूवमेंट करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई कि ई यहां पर इलेक्ट्रॉन को नहीं बताता, ई जो है ईएमएफ को बताता है या वोल्टेज को बता रहा है। तो ई की मात्रा किस पर निर्भर कर रहा है, गति पर निर्भर कर रहा है। और तीसरा क्या चीज इसने बोला कि गति में दिशा परिवर्तन
गति में दिशा परिवर्तन धारा की दिशा में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। वेरी इजी पॉइंट था, गति में दिशा परिवर्तन। अर्थात एक बार हमने इसको लेफ्ट टू राइट लेकर गया और दूसरे बार हम उसको राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हैं। तो गति में जो दिशा परिवर्तन हो रहा है वो क्या कर दे रहा है? धारा की भी दिशा में परिवर्तन ले आ रहा है। अर्थात यदि आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। ये 3 प्रकार के ऑब्जर्वेशन मूल रूप से फैराडे ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। अब फैराडे के इस 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए 2 प्रकार के नियम लाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तात्पर्य अब सामान्य रूप से हम यही समझे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो इसका नियम आया फिर, और वो नियम क्या था? उन नियम को हम क्या करते हैं, यहां देखते हैं। उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही नियम आया। ऑब्जर्वेशन 3 थे। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन में पहले और दूसरे ऑब्जर्वेशन को यदि हम ले लेते हैं तो, या पहले ऑब्जर्वेशन को हम ले लेते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम इसको बात करते हैं। ये टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली के सिरों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह पहला नियम है। पहला चीज क्या बोला? कुंडली मतलब सोलेनॉइड या कोई भी आपका कॉइल है। तो कॉइल के रेस्पेक्ट में जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स changes with respect to coil and EMF is developed across the two ends of coil। अर्थात उस कॉइल के दोनों जो एंड जो पॉइंट है, उन दोनों एंड पॉइंट पर क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, या यही विद्युत वाहक बल आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाता है, दूसरे शब्दावली में उत्पन्न होता है। यह पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम क्या कहा कि उत्पन्न, दूसरा जो नियम है वो इन दोनों बिंदुओं के आधार पर है। पहला नियम पहले ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और दूसरा नियम जो है वो इन दोनों के आधार पर है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा फ्लक्स में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। बात को ध्यान देंगे, समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि EMF डेवलप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, अर्थात यह है φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई T। φ2 माइनस φ1 क्यों बोला? पहली स्थिति में हो सकता है फ्लक्स φ1 कनेक्टेड हो, और दूसरी स्थिति में हो सकता है उस पर फ्लक्स का मान कितना हो जा रहा है? φ2 हो जा रहा है। तो इस पर क्या होगा? अर्थात पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने में हमें कितना समय लगा? T समय। तो 1 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? φ2 माइनस φ1 अपॉन T, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन क्या लिखते हैं? डेल T भी लिखा जाता है। मगर इसको हमने ऐसा लिख दिया, अर्थात E का वैल्यू डेल फाई अपॉन क्या हुआ? डेल T हुआ। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाएंगे हम, इक्वल टू करेंगे, तो यहां एक कांस्टेंट लग जाता है K,
और इस K का मान हमेशा कितना होता है, एसआई पद्धति पर 1 होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके बराबर हुआ, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर हुआ। और सामने में एक चिन्ह लग जाता है ऋण चिन्ह। यह ऋण चिन्ह मैंने यहां नहीं लगाया है मगर इस स्थान पर लगा दिया, इस पॉइंट पर भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह ऋण चिन्ह जो है ये किसके कारण लगा है, ये एक नियम के कारण लगा है जिसको लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जिस कारण से वह उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करता है। अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात फाई जो है टी के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। आप जितना कम समय में फ्लक्स को जितना ज्यादा बढ़ाओ चेंज करोगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। अर्थात ईएमएफ डेवलप किसको अपोज कर रहा है, ईएमएफ डेवलप्ड अपोज कर रहा है फ्लक्स परिवर्तन के दर को। तो अपोज कर रहा है तो उस अपोजिंग क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। और यह ऋणात्मक चिन्ह किसके कारण आया, लेंज लॉ के कारण आया। क्योंकि यदि उसको अपोज नहीं करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है लेंज लॉ को फॉलो करता है, या हम ये कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अर्थात ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा रहा है, रूपांतरित किया जा रहा है। यदि हम सिर्फ ये कहें कि फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो ये बात आ जाएगी कि फ्लक्स में परिवर्तन का दर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है कि हम जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं मैग्नेट में, वो मैग्नेट जो कॉइल में इस तरीके से बाहर अंदर कंटिन्यू जो हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मगर वो अकेले काइनेटिक एनर्जी का यूज नहीं है, वो साथ ही साथ मैग्नेटिक एनर्जी भी उसमें क्या है, शामिल है। इसीलिए क्या हुआ कि केवल एक एनर्जी या बिना किसी एनर्जी के खपत के कोई दूसरा ऊर्जा जो है वो पैदा नहीं हो सकता। तो इस बात को ही रिप्रेजेंट करने के लिए लेंस ने इस चीज को बोला कि जिस कारण से ईएमएफ डेवलप होता है तो वो कॉइल जो है उस कारण का अपोज करता है, तो वो अपोजिंग क्वांटिटी ही हम निगेटिव फॉर्म पे लेकर आते हैं, लेंस लॉ के फॉर्म पे लाते हैं। तो ई का फॉर्मूला क्या मिल गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसको हम कई बार ऐसे डेल फाई अपॉन क्या लिखते हैं, डेल टी के नाम से भी जानते हैं। ईएमएफ का मतलब हो गया वोल्ट की बात कर रहे थे। वोल्ट क्या है, डेल फाई अपॉन डेल टी। ऋणात्मक चिन्ह आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इस जगह पर भी आप लगा सकते हो लेंज लॉ को देते हुए। जब दो फिक्स बिंदु आपको पता हो तो डेल चिन्ह का उपयोग करते हैं, और जब दो फिक्स बिंदु हमें पता ना हो तो उस स्थिति में हम डी का रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन की बात को बताता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में है एक ही बातें। तो ये हमने इस प्रकार से क्या किया, इस चीज को देखा कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस चीज को बता रहा है। अब कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कितना फ्लक्स हमने चेंज किया। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना तेजी से चेंज होगा फ्लक्स, उतना ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा, इस बात को बताया गया। अब ये जो ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन जो डी टी मिल रहा है, तो इस ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, यूनिट जो रहेगा इसका यूनिट होता है वोल्ट। और ये वोल्ट किसके बराबर हो गया, हमारे पास फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो वेबर को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से। वोल्ट को आप वेबर प्रति सेकंड से भी बता सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि वेबर पर सेकंड किस चीज की इकाई है, किस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो वेबर पर सेकंड रिप्रेजेंट्स वोल्ट और ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की ये इकाई है। अब जब इसी विद्युत वाहक बल जब जैसे कि
ये दो नियम को तो हमने देखा। इस दो नियम के ऊपर बिल्कुल एक सटीक प्रश्न पूछा गया है। एक नहीं दो प्रश्न आए हुए हैं इस पर, और दोनों प्रश्न को मैं अभी पढ़कर बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो यहां पहला चीज यह है कि मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई जो कुंडली था, और इस कुंडली को अब हम गैल्वेनोमीटर से ना कनेक्ट करके किसी रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट कर देते हैं R। तो अब ये परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया, और ये जो चुंबक है नॉर्थ साउथ, इसको कंटिन्यू एक बार बाहर ले गए, फिर अंदर लेके आ रहे हैं, फिर बाहर ले गए, फिर अंदर लेके आ रहे हैं, ऐसे करके कंटिन्यू इसका मोशन कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से एक बार इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी, एक बार इस दिशा में प्रवाहित होगी, एक बार इस दिशा में, फिर एक बार इस दिशा में, ऐसे करके विद्युत धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और इसके दोनों सिरों पर, इस कुंडली के दोनों सिरों पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसका मान क्या है, ई है। तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, प्रवाहित धारा, या इसी को उत्पन्न धारा भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मान अर्थात आई, ये वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने को इसको समझने के लिए, इस बात को ध्यान देने के लिए कि आई का वैल्यू जो रहता है ई अपॉन क्या होता है, आर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन आर, और ई की जगह में आप क्या लिख सकते हो जी, डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हो। यदि एक कुंडली है तो ऐसी यदि एन कुंडली रहेगा तो उस स्थिति में हम इसको क्या लिखेंगे, एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू जो है -n अपॉन आर इंटू डी फाई अपॉन डी टी। यदि इसका सिर्फ वैल्यू की हम बात करेंगे तो उस वैल्यू के लिए हमें ऐसे निगेटिव चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड को यदि देखना है तो कि कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्योंकि माइनस जो है वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है, डायरेक्शन को शो करता है या बताता है। तो प्रवाहित धारा का मान किसके ऊपर डिपेंड किया, n/r इंटू डी फाई बाई डी टी। जितना ज्यादा आपका फ्लक्स पे रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ होगा, उस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट का मान भी उतना ही अपने को मिलेगा, आई का मान। n इसलिए किया हूं क्योंकि इसमें जैसे देखिए ये जो था ये एक ही कुंडली से भी क्या हो सकता है, ये पार हो सकता है। मतलब एक ही वृत्त, एक सर्कल से ही क्या हो सकता है, ये पार हो सकता है। तो केवल एक से पार ना होकर यदि ये 1 2 3 4 इस प्रकार से बहुत सारे यदि कुंडली हैं, कुंडली में फेरों की संख्या, तो ये एन जो रहता है किसको बताता है, नंबर ऑफ टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने उसमें घूर्णन है। तो n/r इंटू डी फाई अपॉन क्या हो गया, डी टी। प्रवाहित धारा एवं प्रवाहित आवेश का मान यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश, आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q का मान होता है I इंटू टी। आई का मान क्या था, n/r इंटू डेल फाई अपॉन क्या है, डेल टी इंटू क्या कर दिया अपन ने, टी। अब ये डेल फाई अपॉन डेल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, सॉरी फ्लक्स के चेंज को बता रहा है। अर्थात जितने समय में फ्लक्स चेंज हो रहा है उतने ही समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ इसकी बात की है। तो ये टी और ये डी टी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हैं, क्योंकि सेम टाइम में जितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतने ही समय में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतने ही समय में आवेश प्रवाह की हम बात करेंगे। तो ये टी और डी टी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो Q का वैल्यू कितने के बराबर रहेगा, n/r इंटू डी फाई के बराबर रहेगा। अर्थात आवेश प्रवाह किसके ऊपर निर्भर करता है, n और r के अलावा फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर नहीं करता, केवल फ्लक्स में परिवर्तन पे निर्भर करता है। धारा फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर किया, ये फ्लक्स में परिवर्तन को बता दिया, फ्लक्स में परिवर्तन, और ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि यहां पर dt वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ये केवल केवल किस पे डिपेंड कर रहा है जी, फ्लक्स में परिवर्तन पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जब आप किसी मैग्नेट को अंदर बाहर कंटिन्यू करेंगे तो इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा जो है डी फाई और डी टी दोनों पर डिपेंड करेगा।
मगर Q जो है केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, d फाई पे डिपेंड करता है। अर्थात धारा जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है और आवेश जो रहता है केवल फ्लक्स में परिवर्तन पे डिपेंड करता है। तो इन शब्द को अपने को ध्यान में लेते हुए चलना है। तो ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ सामान्य सी बातें। अब इनमें क्वेश्चन आया हुआ है। ACF 2016 में क्वेश्चन था। ये मेरे पास ACF का एक क्वेश्चन पेपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन पेपर पे सेट डी में 52वें क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछा गया है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बीच क्या संबंध होता है। किस किस के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात E और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अर्थात d फाई अपॉन dt, इनके बीच क्या संबंध होता है। तो फैराडे का द्वितीय नियम ने क्या बताया कि E का वैल्यू d फाई बाई dt के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए इसमें उत्तर क्या क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती ये दोनों एक ही शब्द होते हैं। अगला ऑप्शन है A एवं B और उसका अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू d फाई बाई dt के अनुक्रमानुपाती है अर्थात समानुपाती है अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर उसमें क्या हो जाएगा, C। ये C जो है उसका आंसर रहेगा। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2016 में जो फॉरेस्ट की परीक्षा हुई थी। अब 2017 में फॉरेस्ट के परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये अगेन एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में फॉरेस्ट 2017 का। और इस फॉरेस्ट 2017 में सेट सी में 41वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या है। बात को ध्यान देंगे, प्रश्न ये बोला गया है विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल। ये जो E जो होता है इसका यूनिट पूछा गया। तो E का यूनिट क्या है हम लोगों का, वोल्ट हो सकता है, मतलब ये तो वोल्ट है, ये तो कंफर्म है क्योंकि इसमें आंसर क्या क्या दिया है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, वॉट। क्या क्या बात इसमें किया गया है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, वॉट और नन ऑफ द अबव ये है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो गई, वोल्ट हो गई। मान लो वहां वोल्ट ना होके वेबर पर सेकेंड हो जाता तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है, क्या दे दिया है करके। तो हमें दोनों बात को ध्यान रखना है कि जिसे हम वोल्ट कह रहे हैं ये वोल्ट और किस रूप में जाना जाता है, ये वेबर प्रति सेकेंड के रूप में भी जाना जाता है। यदि आप ओम्स लॉ का प्रयोग करेंगे तो वोल्ट का जो यूनिट रहता है V इज इक्वल टू आपके पास I इंटू आर, तो इसको एम्पियर इंटू ओम भी कहा जा सकता है, वेबर पर सेकेंड भी है, एम्पियर इंटू ओम भी इसका क्या हो गया, इकाई हो गया। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये जो टॉपिक था ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। अगले क्लास में हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग जो है वो AC जनरेटर और DC जनरेटर एवं DC मोटर, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो तीनों टॉपिक एक ही साथ में कवर होता है, एक ही डायग्राम में कवर होता है, लिटिल चेंज होता है, उसमें बहुत छोटा सा परिवर्तन रहता है। तो उस परिवर्तन को मैं साथ ही साथ बताऊंगा और उसके आधार पर हम उसको स्टडी करते हुए चलेंगे। तो जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर खत्म होगा तब हम प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल, इन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।